आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीकेजीएस मस्ती 2.0 पर। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बेहतरीन चीज़ को, और वह चीज़ है संविधान के स्रोत यानी पॉलिटिकल साइंस का यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। और इस वीडियो में हम संविधान के स्रोत और महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देशी स्रोत, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद को इसी से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम से कितने अनुच्छेद को लिया गया? 250 अनुच्छेद को लिया गया। और भारत शासन अधिनियम कब बना? 1935 में बना। अब चलते हैं विदेशी स्रोत। नीचे में है लिखा हुआ विदेशी स्रोत, देखिएगा, संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी चीज़ जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। या संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ को बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। यानी राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, आपको पूरा पता होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे जर्मनी। जर्मनी से लिया गया आपातकाल। आपातकाल जर्मनी से लिया गया। अब हम चलेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया। संविधान संशोधन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में है, ये याद रखना है आपको। और कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखिएगा, समवर्ती सूची का विभाजन यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन से लागू हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, तो ये स्वर्ण सिंह समिति पर की अनुशंसा पे लागू हुआ। 1976 में लागू हुआ, 42वें संविधान संशोधन से लागू हुआ। कनाडा से लिया गया संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये कनाडा से लिया गया। यानी एक सहकारिता आयोग होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा करता है, और ये जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के शक्ति का विभाजन कनाडा से, ठीक है। संघीय व्यवस्था भी कनाडा से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और ये सभी फ्रांस से लिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। और फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़े होइएगा, बिल्कुल पढ़े होइएगा। अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अब एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगा। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, कितने अनुच्छेद के बीच है? तो 1 से 4 अनुच्छेद के बीच है। अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। अनुच्छेद 2 बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत किया जा सकता है। नए राज्यों का स्थापना का श्रेय संसद को ही दिया जाता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन भी विधि द्वारा किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है।
अब अनुच्छेद हम लोग 4 पे चलेंगे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुशंसिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध के लिए आर्टिकल 2 व 3 की विधियां पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन की बात यहाँ पे किया जा रहा है। अब हम लोग भाग 2 पे चलेंगे। भाग 2 जो है वो 5 से 11 अनुच्छेद में है। ये बात आप सभी को याद रखना है। अनुच्छेद 5 में क्या कह रहा है? जन्म से भारत की नागरिकता। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 में यानी अनुच्छेद 5 में बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 2 में क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है नागरिकता है। नागरिकता जो है वो कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है? तो 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो जन्म से भारत की नागरिकता। आगे है 6, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आव्रजन करके आने वाले को नागरिकता। ये अनुच्छेद 6 बताया गया है। अनुच्छेद 7 बताया गया है पाकिस्तान को आव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता यानी आने जाने, आव्रजन यानी आने जाने। अनुच्छेद 8 क्या बताया गया है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ये अनुच्छेद 8 बताया गया है। 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता से स्वेच्छा से अर्जित करने वालों को नागरिकता। अगर विदेश है, विदेश में रह रहा है और उसको राज्य की नागरिकता है तो वे स्वेच्छा से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि नागरिकता जो है पाने के लिए आपको यहाँ रहना पड़ता है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहीं भी रहिएगा तो आप एक ही जगह से नागरिकता प्राप्त करके रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 जगह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी प्रावधान भारत में नहीं है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार का बना रहना ये अनुच्छेद 10 बता रहा है। अनुच्छेद 11 क्या बता रहा है? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ये अनुच्छेद 11 बताया गया है। अब ये हो गया आपका समाप्त। अब हम लोग भाग 3 की चर्चा करेंगे और भाग 3 यानी आ गया आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाग कितना को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 जो है वो कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है? तो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। ये बात आपको याद रखना है। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संविधान बनने के समय 7 थे, लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो ये 6 है। और यह 6 हम सभी लोग जानते हैं कि ये 6 मौलिक अधिकार प्रतिदिन विद्यालय में बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया गया। ठीक है, वो क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो 44वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1978 में और इस संशोधन के तहत संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया था और यह एक कानूनी अधिकार बन के रह गया। और यह कहाँ है? अनुच्छेद 300 के ए बोलिए या क बोलेंगे। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे समता के अधिकार यानी समानता का अधिकार जो भी है, स्वतंत्रता का अधिकार ना, ये सब पर हम 6 को मौलिक अधिकार पर हम बारीकी रूप से समझेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता यानी कानून के नज़र में सभी एक समान है, कानून के नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ये हमको अनुच्छेद 14 बताता है। अनुच्छेद 15 क्या बताता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध माना गया है। अनुच्छेद 15 यानी किसी से हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, जन्म के आधार पे हो या लिंग के आधार पे हो, जाति, धर्म, कोई भी चीज़ हो, उससे हम नहीं कर सकते हैं भेदभाव। 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। एक बात आप याद रखिएगा कि लोक नियोजन मतलब क्या है कि आप जो है आप लोगों को
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो आप जो है वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपवाद में आरक्षण दिया गया यहाँ पे, ठीक है। नोट में क्या है, पिछले तबकों को समान धारा में लाए जाने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यानी लोक नियोजन में सबको है अवसर की समानता, यानी कोई भी नौकरी निकलता है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, ये स्वतंत्र, ये हमको दिया गया है समता के अधिकार के अंतर्गत। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ अनुच्छेद 17 पूछा जाता है, भयंकर है ये। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत, यानी हम लोगों को छुआछूत बिल्कुल नहीं करना है। ये अनुच्छेद 17 बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत करना है, यानी छुआछूत करना ही नहीं है, ठीक है। कोई निचली कास्ट का है, कोई पर कास्ट का है, तो उससे हमको कोई नहीं लेना देना है। हमको क्या करना है, आपसी जो है व्यवहार बना के बातचीत के माध्यम से रहना है, ठीक है। किसी से भेदभाव नहीं करना है। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। देखिए पहले क्या होता था कि बहुत सारा उपाधि होता था, तो अंग्रेजी सरकार जो थी उसमें बहुत सारा उपाधि था, तो उस उपाधियों को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 18 लाया गया और उसमें जोड़ा गया भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का प्रयोग जो है उपाधि के रूप में नहीं किया जा सकता। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, ये सभी जो थे वो ये सभी जो है उपाधि का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में है। ये तो क्लियर है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। निश्चित रूप से पूछता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। हमने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, उसमें मिला। अनुच्छेद 19 वर्तमान समय में 6 है, जबकि मूल संविधान में 7 की तरह स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जो 19 से 22 में। अब क्या क्या है, ये सारे चीज़ को हम बारी बारी से आप लोगों के बीच समझाने का प्रयास करें। 19A बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी हमको जो है वो बोलने की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, यानी हम अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के A कहा जाता है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के A में है। 19 के B में है सभा की स्वतंत्रता, हम कोई सभा कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आप सभा करिएगा तो उसमें हथियार लेके नहीं बैठ सकते हैं। ये भी आगे जो है आपको बताया जाएगा। 19 के C में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये 19 का C क्या कर रहा है कि आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, ये संविधान में दिया गया है। 19 का D है देश में घूमने की स्वतंत्रता। आप अपने देश में हैं तो देश के अंदर ही कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन विदेश नहीं जा सकते हैं। विदेश जाने के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता होगी। अब देखिएगा 19 का ई क्या कहता है, देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाइए, आप वहाँ रह सकते हैं, आप वहाँ बस सकते हैं। ये 19F कह रहा है। 19F जो है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब इसको समाप्त कर दिया गया है। 19G में क्या कह रहा है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अपने आजीविका चलाने के लिए आप व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते उस व्यापार में जो है आप किसी को ठेस न पहुंचाएं। अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 कर रहा है। एक अपराध की एक सज़ा। अगर इसमें ये नहीं है, आपको मैं बता दूं कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर आप दोष हैं तो उसमें भी संरक्षण है, ठीक है। तो एक अपराध किए हैं तो आपको एक ही सज़ा दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको डबल सज़ा दिया जाएगा। अपराध के समय बने कानून के तहत सज़ा। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए कि जिस समय का कानून जो रहेगा उसी कानून के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अब कानून बदल गया है और आप पहले इसको सज़ा मिल चुका है तो उस समय का जो कानून होगा उसी की तरह सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी का कानून बन गया उससे सज़ा मिलेगा। जब उसको सज़ा मिलेगा जिस समय का कानून होगा उसी समय से सज़ा दिया जाएगा। ये 20 का 2 कह रहा है। 20 का 3 कह रहा है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, पुलिस के सामने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते हैं। तो ये 20 का 3 है, ये बात आपको याद रखना है। 21 क्या है,
21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, सभी को अपने जीवन जीने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 बता रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, सभी लोगों को, चाहे वो जीव जंतु हो, आप मनुष्य हो, सबको जो है वो जीवन जीने का अधिकार है अपना अपना। 21 का एक कह रहा है शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 से लागू है, और इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। इसमें कोई पैसा नहीं दिया जा सकता है। जो बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आस पास के विद्यालय में जाकर नामांकन कराने में कोई फीस नहीं लगेगा। ये कब से अधिकार दिया गया? तो 2002 से 86वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 21 का ए में बताया गया है। तो इस तरह से हमको बिल्कुल आप लोगों से यही है कि आप लोग बिल्कुल समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं कोई कारणवश से, तो आपके लिए भी अपराध के बाद का दंडात्मक निरोध क्या होगा? देखिए, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा किसको? पुलिस पदाधिकारी को। जो पुलिस पदाधिकारी जो है पकड़ते हैं उनको जो है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। अपनी पसंद के वकील करने का उनको अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 22 बताने का काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ ये संविधान से बता रहा हूँ। अपराध से पहले निवारक निरोध, अपराध से पहले देखिएगा, निवारक निरोध कानून से किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर अपराध किए हैं तो आपको गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिएगा, ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसी के तहत धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी नेताओं को नज़रबंद रखा गया था। किससे? तो यही कानून के तहत, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण इसमें दिया गया है, तो आप बिल्कुल जो है देख सकते हैं। तीसरा देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध, यानी कोई भी व्यक्ति है, मानव है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसको हम बंधुआ मजदूर तरह हम नहीं रख सकते हैं। ये 23 है, यानी किसी के अधिकार को हनन नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 23 है। 24 है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, जो बालक 14 वर्ष से कम आयु के हैं उसको कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध है। ये अनुच्छेद 24 बता रहा है कि उसको जो है काम करने में नहीं भेजना है, नहीं तो जो पकड़े जाएंगे तो कानूनी उनके लिए जुर्म है, ठीक है, कानूनी अपराध है, ठीक है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 कह रहा है अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपके लिए स्वतंत्र। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त रहेगा, यानी टैक्स फ्री रहेगा। धार्मिक कार्य जो होगा उसमें जो धन होगा वो कर मुक्त होगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जहाँ पे सरकारी खर्च जो चलते हैं धार्मिक संस्थान, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो धार्मिक शिक्षा देकर उस मतलब धर्म का जो है हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये जो संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, संस्कृति एवं शिक्षा सिर्फ हम समझा सकते हैं, है ना, समझा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जाति भेद ये विभेद करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, धर्म विभेद जाति विभेद ये बिल्कुल नहीं करना है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। 29 में कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा, ये 29 बता रहा है, और 30 बता रहा है। 30 देखते हैं, यहाँ पे 30 है अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी जो है, वो सभी जो अपने शिक्षा संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने का उनको अधिकार है। उदाहरण के जैसे देखिएगा मदरसा है ना, मुस्लिमों के लिए ये कर सकते हैं, अपने संस्कृत विद्यालय ये सभी जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अनुच्छेद 30 तक आप लोगों को बता दिया गया। कोशिश करते हैं कि थोड़ा और बता दें। अब यहाँ पे लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट आज नोट कर लीजिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये बात आपको याद रख रहा है। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये भी यही थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय और आत्मा इन्होंने ही कहा है। इन्होंने कहा था शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था। अब देखिएगा आगे इसमें देख लेते हैं, इसे मूल अधिकारों का संरक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 बता रहा है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, तो मैं आप इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये, तो इसके बारे में बताता हूँ और नेक्स्ट जो है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब देख लेते हैं इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, जब मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति को दे सकता है। ये पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, जब किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब वह एससी यानी सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि जेल में रखे गए व्यक्ति निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करें, अन्यथा अधिकारी पर कार्रवाई होगी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिया जाता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी हम इसके बाद और अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।